हेलो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे INI-CET जुलाई 2025 सेशन एग्जामिनेशन के बारे में। इसका प्रोस्पेक्टस ऑफिशियली रिलीज हो चुका है। इस प्रोस्पेक्टस के अंदर जो बेसिक डिटेल हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, हम टाइम टू टाइम एम्स, NBEMS, MCC, NMC की ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहते हैं और आपके लिए जो भी लेटेस्ट यूजफुल अपडेट होते हैं वो लेकर आते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, प्रोस्पेक्टस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, द कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी डन और आर परस्यूइंग MD, MS और MDS इन एनी सब्जेक्ट एट द टाइम ऑफ सीट एलोकेशन shall not be considered for admission to MD, MS और MDS courses। मीन्स अगर आपके पास पहले से किसी ब्रांच में MD, MS है और आप चाहते हैं किसी दूसरी ब्रांच में MD, MS करना INI-CET एग्जामिनेशन की हेल्प से, तो आप एलिजिबल नहीं हैं। एक बात। दूसरी बात, अगर सीट एलोकेशन के टाइम पे, सीट एलोकेशन कब होता है? रिजल्ट आने के बाद जब काउंसलिंग होती है। सीट एलोकेशन के टाइम पे अगर आप MD, MS परस्यू कर रहे हैं किसी भी ब्रांच में तो भी आप एलिजिबल नहीं हैं। इसका मतलब आप ऑलरेडी कहीं से MD, MS कर रहे हैं और आप अपनी सीट से सेटिस्फाइड नहीं, आप अपनी ब्रांच से, अपने कॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं, तो पेपर होने के बाद और काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले, या यूँ कहीं पेपर का रिजल्ट आने के बाद और काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले, इन बिटवीन आपको अपना डॉक्यूमेंट वापस ले लेना है। जिस कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ से जो भी पेनल्टी आपको भरना है वो भरा के काउंसलिंग के टाइम तक, सीट एलोकेशन के टाइम तक आप टोटली फ्री होने चाहिए। आपके हैंड में आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तभी आप INI-CET काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। इट मीन्स हमें एग्जामिनेशन का रिजल्ट आने से पहले सीट को लेफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एग्जामिनेशन में हमारा रिजल्ट अच्छा आ जाता है, फिर हम सीट एलोकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले NOC लेकर और अपने डॉक्यूमेंट लेके काउंसलिंग प्रोसेस के लिए रेडी हो सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात करते हैं दोस्तों, जो जनरल इंफॉर्मेशन है इस प्रोस्पेक्टस के अंदर जो लिखा है, मैंने पूरे प्रोस्पेक्टस को ध्यान से पढ़ा है, तो सारी इंफॉर्मेशन को एक बार देख लेते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन तो आपको पता ही होगा कि ये एग्जामिनेशन MD, MS, DM और MCH, DM और MCH सुपर स्पेशलिटी कोर्स होते हैं 6 ईयर के लिए, और MDS पोस्ट ग्रेजुएशन है BDS के लिए। तो MD, MS, DM, MCH और MDS आप करना चाहते हैं किन इंस्टीट्यूट से? सभी एम्स से, या जिपमर पुडुचेरी से, निमहंस बेंगलुरु से, PGI चंडीगढ़ से, SCT त्रिवेंद्रम से। यहाँ से अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो उसके लिए नीट PG नहीं बल्कि INI-CET एग्जामिनेशन होता है। इसमें रजिस्ट्रेशन और बेसिक डिटेल शेयरिंग हो जाएगी एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके 10 मार्च से 15 अप्रैल तक। आपका जो एप्लीकेशन का जो फाइनल स्टेटस है वो आपको दिख जाएगा 19 अप्रैल तक। 19 अप्रैल तक आपको अपना फाइनल स्टेटस दिख जाएगा। एग्जाम यूनिक कोड जनरेट करने का जो टाइम रखा है, यानी बेसिक रजिस्ट्रेशन के बाद आपको EUC जनरेट करना होता है। EUC जनरेट करने का जो टाइम रखा है वो 1 अप्रैल टू 25 अप्रैल है, और इसी टाइमिंग में आपको अपने डिजायर्ड सर्टिफिकेट, फोटोग्राफ, थंबनेल इंप्रेशन भी अपलोड करने होते हैं, अपनी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड करने होते हैं, यानी सारे सर्टिफिकेट भी अपलोड करने का जो टाइमिंग है वो 1 अप्रैल टू 25 अप्रैल है। EUC जनरेट करने का टाइम भी यही रखा गया है, और जब आप सबमिट कर देंगे सारे डॉक्यूमेंट, आप EUC जनरेट कर देंगे, उसके बाद आप फाइनल अपना फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा 10 मई को। ये एडमिट कार्ड आपको खुद से लॉगिन करके अपने क्रेडेंशियल्स के साथ डाउनलोड करना होता है। आपको इंडिविजुअली ईमेल पे एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा।
एग्जामिनेशन का जो डेट रखा है वो 17 मई है। एग्ज़ाम CBT मोड होता है, कंप्यूटर बेस्ड मोड होगा। और आगे हम बात करते हैं सीट मैट्रिक्स की। किन किन इंस्टीट्यूट्स में, किन किन ब्रांच में कितनी सीट हैं, एग्जैक्ट सीट मैट्रिक्स आएगा काउंसलिंग से पहले, इसलिए इसके बारे में अभी हम बात कर नहीं सकते। रफली अप्रोक्सीमेट 1300 सीट्स होती हैं सभी ब्रांचेज में मिला के टोटल ओवरऑल INI-CET एग्जामिनेशन के लिए, और हर साल या यूँ कहें हर सेशन में तकरीबन 30,000 स्टूडेंट ये एग्ज़ाम देते हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा किस इंस्टीट्यूट के लिए, किस ब्रांच के लिए, इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। हु आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन। आपके पास MBBS डिग्री होनी चाहिए, किसी NMC रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। MDS करना है तो आपके पास BDS होना चाहिए, किसी भी DCI रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। अगर आपका इंस्टीट्यूट NMC या DCI रजिस्टर्ड नहीं है देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन। प्लस आप रजिस्टर्ड डॉक्टर होने चाहिए, या तो आपके पास परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए या प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए NMC का, और DCI फॉर BDS। आपके मार्क्स कितने होने चाहिए OBC और EWS के केस में, और जनरल कैटेगरी के केस में भी आपके मार्क्स होने चाहिए 55%। SC/ST के केस में आपके मार्क्स होने चाहिए 50%। किसमें? MBBS या BDS में सभी एग्जामिनेशन, सभी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन का एग्रीगेट ये होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के मार्क्स, नहीं, सारे जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन हुए हैं MBBS में या BDS में, तो जनरल कैटेगरी के लिए, OBC और EWS के लिए तो 55% एग्रीगेट है सभी एग्जामिनेशन का। इसी टाइप से SC/ST के लिए सभी MBBS प्रोफेशनल एग्जामिनेशन का जो एग्रीगेट मार्क्स रखा गया है वो है 50%। आपका इंटर्नशिप कंप्लीशन डेट रखा गया है 31 जुलाई 2025। अब बात करते हैं FMGE कैंडिडेट, जो जिनके पास डिग्री है MBBS लेकिन उन्होंने MBBS डिग्री बाहर किसी दूसरे कंट्री से, रसिया से, यूक्रेन से, कहीं से भी किया है, तो ऐसे स्टूडेंट को FMG एग्जामिनेशन पास होनी चाहिए। कितने मार्क्स के साथ पास होनी चाहिए? OBC और EWS में FMG एग्जामिनेशन में OBC और EWS कैंडिडेट के 55% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, और FMG क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में SC/ST के 50% मार्क्स होने चाहिए, राइट। उसके बाद बात करते हैं फी के बारे में। 4,000 फी रखा गया है जनरल कैटेगरी और OBC के लिए, 3,200 फी रखा गया है SC/ST और EWS के लिए, और PWD कैंडिडेट के लिए जो एग्जामिनेशन फ़ी है वो निल रखी गई है। दोस्तों, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो है जनरल कैटेगरी के लिए 50th परसेंटाइल, और OBC ST SC के लिए 45th परसेंटाइल। जब तक परसेंटाइल रिडक्शन का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, तो ये एक परसेंटाइल क्राइटेरिया है काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो दोस्तों, ये थी INI-CET जुलाई 2025 एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टस की इंपॉर्टेंट बातें। इससे रिलेटेड कुछ और बातें हम आने वाले वीडियो में करेंगे। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।